हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के टॉपिक में हमने गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा था और गुडविल का ट्रीटमेंट हमने 3 केस में डिस्कस किया था और उसके हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं तो आप मेरे इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अकाउंटिंग ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ये टॉपिक हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर में भी डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ पे हमने इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया। आज हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके क्वेश्चन में 2 या 3 मार्क्स कवर करेगा। जो आपका क्वेश्चन 8 नंबर का आएगा, बड़ा क्वेश्चन, उसमें 2 या 3 मार्क्स इसके होंगे और 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो उन दोनों में ये इन्वॉल्व होगा। सो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब एक पार्टनर एंट्री करता है फर्म के अंदर, तो उस समय जो एग्जिस्टिंग एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं वो ऑलरेडी बुक वैल्यू पे रिकॉर्डेड होती हैं। बुक वैल्यू का मीनिंग ये है कि वो जिस पे हमने उनको परचेज किया था उस पे वो रिकॉर्डेड होती हैं। लेकिन जब एक पार्टनर एडमिट करेगा फर्म के अंदर, तो ऑब्वियसली उस समय तक उसकी वैल्यू चेंज हो गई होंगी। तो स्टूडेंट्स, तो उन चेंजेस से जो इम्पैक्ट एसेट्स और लायबिलिटीज़ के ऊपर आता है, उससे आपको डेफिनेटली प्रॉफिट और लॉस होता है। तो उसी को ही हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। व्हेन assets and liabilities values are revised from their recorded value. Recorded value means book value to market value या present value. When assets and liabilities values are revised from the recorded value to market value, तो उस प्रोसेस को ही बोला जाता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। देन सच प्रोसेस will be known as revaluation of assets and liabilities. This process is done by valuer who is professional in valuation। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है ये वैल्यूअर परफॉर्म करता है, जो
उस काम का प्रोफेशनल पर्सन होता है। ड्यू टू revaluation there will be some profit or loss which are distributed in old partners in their old profit sharing रेशियो। तो रिवैल्यूएशन की वजह से आपको कुछ प्रॉफिट और लॉस हो सकते हैं। उन प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये था इसका जनरल मीनिंग कि रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज होता क्या है। जिन बच्चों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर में ध्यान नहीं दिया था वो यहाँ से सीख सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। टू रिकॉर्ड प्रॉफिट और लॉस ऑन revaluation of assets and liabilities a new account is to be opened that is revaluation account, that is revaluation account which have nominal which have a nominal which is a nominal in nature, which is nominal account in a nature, यानी all the profits, it means all the profits on revaluation, all the profits on revaluation will be credited and all the losses on revaluation will be debited in रीवैल्यूएशन अकाउंट। यानी जो भी प्रॉफिट होंगे वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे और जो भी लॉस होंगे वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिए जाएंगे, क्योंकि इसका जो नेचर है वो नॉमिनल नेचर है। और नॉमिनल नेचर का जो रूल है वो ये कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेज होते हैं उन्हें डेबिट करें और जितने भी प्रॉफिट्स और गेन्स होते हैं उन्हें क्रेडिट करें। सो इट वाज द कंप्लीट मीनिंग। विच इज, मैंने हु लिख दिया था गलती से,
which is in nominal account in nature. अब अगला क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट कब होगा और रिवैल्यूएशन पे लॉस कब होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है, आपके पास जो असेट्स है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो आपको क्या होगा, तो आपका सीधा सा आंसर होगा कि सर हमें प्रॉफिट होगा। तो बिल्कुल उसी वे में फर्म के पास जो असेट्स हैं और उनकी वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो फर्म को प्रॉफिट होता है, और इसका उल्टा अगर फर्म की असेट्स की वैल्यू घट जाती है तो फर्म को लॉस होता है। उसी तरीके से लायबिलिटीज़ को अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई आपके 20,000 रुपये मांगता था और आज उसका ब्याज लगा के 25,000 रुपये हो गए तो आपको क्या हुआ, तो आपका आंसर होगा सर 5,000 का हमें लॉस हो गया, तो क्योंकि आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो उसी वे में यहाँ पे फर्म के पास भी जो लायबिलिटीज़ होती हैं उन लायबिलिटीज़ की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो फर्म को लॉस होता है, अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू घट जाती है तो फर्म को प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट के दो केस हो सकते हैं। नंबर 1, व्हेन assets increasing or when liabilities decreasing। ऐसे ही लॉस कब होगा बेटा, when assets डिक्रीजिंग और प्रॉफिट और लॉस दूसरा केस कब होगा, व्हेन लायबिलिटीज इंक्रीजिंग। तो स्टूडेंट्स हमें केवल ये देखना है कि जो असेट्स बढ़ रही हैं उन्हें क्रेडिट साइड में, जो लायबिलिटीज़ घट रही हैं उन्हें भी क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये आपके क्या है बेटा, लॉस हैं, सॉरी प्रॉफिट हैं, इन्हें क्रेडिट किया जाएगा, क्रेडिटेड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। और जब आपके एसेट्स घट जाएं या लायबिलिटीज बढ़ जाएं तो आपको होगा बेटा लॉस, और लॉस विल बी डेबिटेड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब आपके लिए अकाउंट बनाना बड़ा ही आसान हो गया, क्योंकि आपको पता है कि असेट्स बढ़ने से और लायबिलिटीज के घटने से आपको प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट क्रेडिट किया जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। उसी प्रकार असेट्स के घटने से और लायबिलिटीज के बढ़ने से आपको लॉस होगा और लॉस आपको डेबिट करना होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सो इट वाज द रूल ऑफ डेबिटिंग और क्रेडिटिंग। तो अब हम करेंगे हाउ टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स जितने भी अकाउंट होते हैं उनकी दो साइड होती हैं, वन इज डेबिट एंड अनदर इज ए क्रेडिट। तो हर अकाउंट के हम दो पार्ट बना लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो चलिए हम इसकी अब एंट्रीज कर देते हैं।
मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट होगा तो उसे क्रेडिट किया जाएगा और लॉस होगा तो उसे डेबिट किया जाएगा। और मैंने आपको बताया था प्रॉफिट कब होगा, जब असेट्स इंक्रीज हो और लायबिलिटीज डिक्रीज हो तो उन्हें क्रेडिट कर देंगे। वेरी सिंपल। तो इधर आप क्या करें, जो भी असेट्स जितने अमाउंट से बढ़ रही हैं बाय असेट्स इंक्रीजिंग, जो असेट्स आपकी बढ़ें तो जितने अमाउंट से बढ़ रही हैं इंक्रीजिंग अमाउंट को यहाँ पे लिख देंगे हम। और अगर आपकी लायबिलिटीज घट जाएं तो बाय लायबिलिटीज डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग अमाउंट से यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे, क्योंकि ये केवल प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड करता है। ऐसे ही अगर आपके लॉस हो जाते हैं, लॉस कब होंगे बेटा, असेट्स क्या हो जाएं, डिक्रीज हो जाएं, तो डिक्रीजिंग अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। और आपकी लायबिलिटीज क्या हो जाए बेटा, इंक्रीज, तो इंक्रीजिंग अमाउंट जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। और अगर आपके क्रेडिट साइड का टोटल, प्रॉफिट का टोटल आपके लॉसेज के टोटल से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर आपका क्या बचेगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ये निकल के आएगा बैलेंसिंग फिगर से। और ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एज कैपिटल अकाउंट and B is capital account. We are assuming that A and B are old partners. तो ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से ये आपका अकाउंट बन जाएगा। अगर आपको लॉस होता है, लॉस कब होगा बेटा, जब आपके लॉस के अमाउंट ज़्यादा हो और प्रॉफिट के अमाउंट कम हो, तो बैलेंसिंग फिगर से आपको लॉस होगा। और लॉस जो है वो क्रेडिट साइड में डिफरेंस से निकाल देंगे और उसे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन लॉस। और ये लॉस भी ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये ए और बी क्या बेटा, ओल्ड पार्टनर्स। तो इट वाज द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए एक एग्जांपल सोल्व करते हैं हम। मैं एग्जांपल लिख देता हूं आपके लिए। एक्स एंड वाई आर two partners in 2:3. Their assets and liabilities are revalued as under plant and machine revalued at 2 लाख, जिसकी बुक वैल्यू थी 1,80,000। लैंड एंड बिल्डिंग increased by rupees 10,000. Book value was rupees 1,90,000.
stock was decreased by 50,000. Book value was rupees 3 lakh. Bad debts was rupees 10,000. Debtors book value 1,20,000. Bills payable increased by rupees 5,000. Book value rupees 25,000. Prepare revaluation अकाउंट. ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया बेटा हमने. अब हम इसको सोल्व करते हैं. आपसे पूछा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो हम बना देंगे फॉर्मेट रिवैल्यूएशन अकाउंट का. पर्टिकुलर अमाउंट. अब हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे. एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो 2:3 है. उनकी एसेट्स और लायबिलिटीज रीवैल्यूड की गई जो इस प्रकार है. सबसे पहले रीवैल्यूएशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या एसेट्स हैं और क्या लायबिलिटीज हैं. कौन सी चीज़ें आपके लिए एसेट्स होती हैं और कौन सी चीज़ें आपकी लायबिलिटीज होती हैं. तभी आप क्लेरिफिकेशन कर पाओगे, तभी आप उसको अच्छे से कर पाओगे. तो पहला पॉइंट है प्लांट एंड मशीन रीवैल्यूड. प्लांट एंड मशीन क्या होता है बेटा आपके लिए? एसेट्स. प्लांट एंड मशीन रीवैल्यूड की गई एट रुपीज़ 2 लाख. रीवैल्यूड का मतलब आज की वैल्यू. आज प्लांट एंड मशीन कितने की बेटा? 2 लाख रुपए की. और पहले कितने की थी? बुक वैल्यू कितने की है? 180 की. तो आपकी एसेट्स 20,000 से बढ़ गई, क्योंकि पहले इसको रिकॉर्ड कितने में कर रखा था? 180 में. और ये इंक्रीज कितने से हो गई? 20,000 से, क्योंकि रीवैल्यू कितने पे किया गया है? 2 लाख पे. तो जब भी आपकी एसेट्स बढ़ें, बाय एसेट्स इंक्रीजिंग, तो एसेट्स बढ़ती हैं, तो जितने अमाउंट से बढ़ती हैं वो आपका प्रॉफिट होता है. और उस प्रॉफिट को आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दें तो आप लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीन अकाउंट. और यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो कितना बेटा? 20,000. तो यहाँ पे हम केवल प्रॉफिट और लॉस की एंट्री करते हैं. दूसरा पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय. लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गए कितने से? 10,000 से. इंक्रीजिंग अमाउंट दे दिए यहाँ पे बाय इतने से. बाय का मतलब जितना अमाउंट आपको दे रखा है उतना आपका अमाउंट बढ़ रहा है. इंक्रीज बाय 10,000. तो ये आपके लिए क्या है? ये भी आपके लिए एसेट्स हैं. और एसेट्स यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज जब एसेट्स होती है तो भी क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा. जैसे ही पिछले एडजस्टमेंट में था बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, और ये एसेट्स आपके 10,000 से इंक्रीज हो गई. तीसरा पॉइंट स्टॉक वाज डिक्रीज्ड बाय. स्टॉक ऑल्सो एसेट्स, लेकिन ये एसेट्स आपकी अब घट गई बाय इतने से. कितने से बेटा? 50,000 से. स्टॉक आपका 50,000 से घट गया, तो यहाँ पे आपको आपके एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं. एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं तो ये आपके लिए लॉस होगा. और लॉस किस साइड आएगा बेटा? डेबिट साइड में. तो आप क्या लिखेंगे? टू स्टॉक अकाउंट. कितने से? जितने से आपके एसेट्स कम हुई हैं. तो यहाँ पे डिक्रीज बाय लिखा हुआ है, यानी इतने से आपके एसेट्स से घट गई, ये आपका लॉस है. पॉइंट नंबर 4 बैड डेट्स वाज रुपीज़ 10,000. बैड डेट्स
डेटर्स का एक पार्ट जो आपको नहीं मिला, तो आपके डेटर्स की वैल्यू घट गई कितने से, 10,000 से, तो ये भी आपका क्या है बेटा, लॉस। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैड डेट्स अकाउंट कितना, ये आप लिखेंगे 10,000। पॉइंट नंबर 5, बीपी इंक्रीज बाय, बीपी इज ए लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब आपको लॉस होगा। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आपको क्या होगा, लॉस। तो टू बिल्स पेबल अकाउंट हाउ मच, दैट इज 5,000। तो ये 500 एडजस्टमेंट आपने कर दिए। अब हमें इनका नेट अमाउंट निकाल के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहाँ पे टोटल कीजिए पहले, जो ज़्यादा है उस साइड का। तो मेरे हिसाब से डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, 50, 10, 60 और 5, 65, 65। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 65। इधर जो टोटल कम आ रहा है वो 35,000 से कम आ रहा है, तो वो हो जाएगा आपका बाय रिवैल्यूएशन। व्हाट, लॉस का टोटल ज़्यादा है, प्रॉफिट का टोटल कम है, तो बैलेंसिंग फिगर आपका लॉस बचेगा बाय रिवैल्यूएशन लॉस, और ये आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर से, और अमाउंट होगा 35,000। इस 35,000 को बेटा 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि ये लॉस केवल एक्स और वाई बियर करेंगे, क्योंकि ये उनके पहले की बैलेंस शीट का यानी उनकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का लॉस है। तो ओल्ड पार्टनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पे हालांकि न्यू पार्टनर नहीं आ रहा, फिर भी अगर वो आता तो ये लॉस उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता। तो ये अमाउंट एक्स की कैपिटल और वाइज की कैपिटल में उनके ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो इज व्हाट, 2:3। तो 2:3 में 35,000 रुपये को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 14,000 और 21,000। तो ये था आपका आंसर, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही एग्जाम्पल हम और करेंगे अगले वीडियोस में, तो बने रहें सभी वीडियोस के साथ। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करें। थैंक यू।